हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो देखो, एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, आज का लेक्चर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल डिस्कशन। तो जिन बच्चों ने मॉड्यूल पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है उनके लिए यह डिस्कशन होने वाला है। सेक्शन ए से लेकर ई तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी तुम्हारे इतने दिन से पेंडिंग डाउट्स थे वो सारे इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो भाई कमेंट्स में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आपको अपने डाउट्स इस वीडियो सॉल्यूशन में पूरी तरीके से मिल जाने चाहिए। मैक्सिमम जो डाउट्स हम तक पहुंचे हैं, मैंने कोशिश करी है कि वो सारे डाउट्स इस सेशन में हम डिस्कस कर ले जाएं। ठीक है, तो एकदम इत्मीनान से देखो, अपने डाउट्स क्लियर करो। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, ताकि अगले लेक्चर में जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन का पहला लेक्चर होगा, वहां जाने से पहले वेक्टर के जो भी छोटे मोटे तुम्हारे मन के अंदर क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो सॉल्व हो जाने चाहिए। ये इंटेंशन है। इसीलिए आज जहां मुझे नया लेक्चर शुरू करना था, वहां पे मैंने कोशिश करी कि आपको पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास में एक बम्पर शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो भाई, आ जाओ, डिस्कस करते हैं। आराम से देखो, जो भी तुम्हें डाउट है एक बार प्रॉपरली वॉच करो, उसको एनालाइज करो। मेरा मेथड समझ में आ गया हो तो खुद से करके भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हिंट मिल गया फिर भी पूरा पूरा देखे जा रहे हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो भाई पहला प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम है सर? पहला प्रॉब्लम है A3। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ बर्ड मूव्स फ्रॉम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चिड़िया उड़ रही है। ठीक है ना। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज दिस, ठीक है, देन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड क्या होगा? ठीक है, चलिए इमेजिन करते हैं। कोई एक रैंडम पॉइंट बनाया, लेट्स से इसका नाम है A, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूं। लेट्स से इस वाले पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B। ठीक है, तो ये A है, ये भाई आपका रहा B, और चिड़िया जो है वो A से B के तरफ जा रही है। ठीक है, किस रफ्तार से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। क्लियर है? अच्छा जी, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा वेलोसिटी वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 हो, लेकिन यूनिट वेक्टर A से B के तरफ हो, यानी कि AB कैप चाहिए। पहले तो AB वेक्टर लिखेंगे। AB वेक्टर क्या आएगा? 4 - 1 3i कैप, 2 - 2 यानी कि 4j कैप, 3 - 3 यानी कि 0k कैप। ठीक है, तो यार A B कैप क्या आएगा? इट विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB। क्या आएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज √25, दैट विल बी मैग्नीट्यूड 5। ये आ गया AB कैप। तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा? दैट विल बी 10 × 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, और क्या आएगा? 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 6i कैप प्लस 8j कैप इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? इत्मीनान से, सिंपल है। भाषा को समझो, वेक्टर आपके लिए एक नई भाषा है। जब आप उस भाषा को समझोगे तो आप चीजें आसानी से कर पाओगे। आप जो कहते हो ना कि ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि आप अभी भाषा को समझ नहीं पाए हो। जब मैं बताता हूं तो वो भाषा एक्सप्लेन करता हूं। आपका टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन समझना होना चाहिए। अभी आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं पता है? उसमें आप कर रहे हैं कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो याद कर लूं, वो रिकॉल कर लूं। उससे काम नहीं चलेगा। शब्दों को समझो, शब्द कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे कोई सेंटेंस लिखा गया उसका मीनिंग क्या है वो समझो। तो यहां पे एक चिड़िया A से B जा रही थी, ये उसकी स्पीड थी, ये उसकी डायरेक्शन थी, जो कि है A से B के तरफ का डायरेक्शन AB कैप। तो 10 × AB कैप मुझे निकालना था। आराम से मेरा आंसर आ गया भाई, क्या दिक्कत है ना? ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। नेक्स्ट A4, हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स कैन अ सिंगल वेक्टर बी रिजॉल्व्ड? ये मैंने बताया था
कि एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाए तो मैक्सिमम सिर्फ 3 हो सकते हैं, एक x की तरफ, एक y की तरफ, एक z की तरफ। इसीलिए मैक्सिमम टाइम आपको समथिंग i कैप, समथिंग j कैप, समथिंग k कैप दिखता है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अदरवाइज लेट्स से एक कोई बड़ा वेक्टर है, a वेक्टर है, तो ये a वेक्टर बहुत सारे छोटे छोटे वेक्टर से जुड़ के मिल के बना हो सकता है। जैसे ये एक वेक्टर a है, ये 1 2 3 4 5 वेक्टर को जोड़कर बना है, यानी कि ये पांचों क्या हैं, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। चलिए, अनलिमिटेड नंबर, ठीक है, इट विल बी अनलिमिटेड नंबर। चलिए, उसके बाद क्या बोला गया है, ये एक वेक्टर दिया गया है और बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो n की वैल्यू बतानी है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर शुड ऑल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो अंडर रूट को उधर ले जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, सो दिस विल बी कितना आएगा ये, इट विल बी 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.09 प्लस 0.16 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब n स्क्वायर को क्या बोलेंगे, दैट विल बी 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75, ठीक है, ये आ गया n स्क्वायर। सो व्हाट विल बी n विल बी अंडर रूट ऑफ 0.75, तो ये आ गया आंसर यार, क्लियर है, दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल, मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्लियर है, पता ही है सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल वेक्टर है, फोर्स नॉर्मल वेक्टर है, वेलोसिटी नॉर्मल वेक्टर है, टॉर्क एक एक्सिस के अबाउट लगता है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस f। और आप नोटिस करोगे मैक्सिमम जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर्स हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम ये एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये टॉर्क है, एक्सियल वेक्टर, याद रख सकते हो, अभी के लिए याद कर लो। नेक्स्ट, y कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इज दिस, ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 10, ये भी ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल एट दैट इंस्टेंट इज, ठीक है, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे ये x है, ये y है, किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, लेट्स से y वर्टिकल शो करता है, ठीक है ना, या वर्टिकल तो लिखा भी नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल लिखा है, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी, 20, तो ये वाला है 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए, x कंपोनेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी वेलोसिटी वेक्टर, सो वेलोसिटी वेक्टर विल बी 10 i कैप प्लस 20 j कैप, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो 10 वाला i कैप के डायरेक्शन में, 20 वाला j कैप के डायरेक्शन में, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। बट सवाल ये नहीं पूछ रहा, सवाल पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसका, बॉडी का, किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, यानी कि वो इस एंगल को जानने में इंटरेस्टेड है कि किस दिशा में वो जा रहा है। आपको बताया हुआ है मैंने, ऐसा जब भी करना पड़े तो ये वाला आप 20 बनाइएगा और लिखिएगा tan ऑफ थीटा, तो अगर आप x से लेंगे तो y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, यानी कि 20 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, 2 आ गया, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, ये रहा ऑप्शन, tan इनवर्स 2, दैट इज द आंसर, ठीक है। चलिए, B6 क्या बोल रहा है, एक a वेक्टर दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर a वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो हम क्या लिखेंगे, cos अल्फा को क्या लिखेंगे, एक्चुअली a अगर मैग्नीट्यूड है a वेक्टर का, तो a cos अल्फा इज ax, सो cos अल्फा इज ax बाय a cos of beta is equal to ay, यानी कि cos beta is equal to ay by a,
यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मुझे ये कंपोनेंट्स जो हैं वो चाहिए और उनको डिवाइड करना है टोटल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी कि आई विल गेट आंसर एज 2 बाय, अच्छा मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, लेट अस फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, यही आएगा। माइनस, अरे प्लस, अच्छा यहां प्लस था, ओके 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 ओके, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको वेक्टर दिया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आएगा, अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 25, कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, रूट 45 आ जाएगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, रूट ऑफ 45 आ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय रूट 45 कॉमा 4 डिवाइड बाय रूट 45 कॉमा माइनस 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 45, ठीक है। ये आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइन। सो आई थिंक क्लियर कट आंसर ए है, क्लियर कट आंसर ए है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अगला देखिए, टू इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर हैं, हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द टू, पहले तो वो खुद भी इक्वल थे, ठीक है। टू इक्वल वेक्टर्स हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द टू, ठीक है, एंगल बिटवीन देम। इस क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, ठीक है। अगर इक्वल वेक्टर लिखा है तो एंगल तो जीरो भी मार्क कर सकते हैं, एंगल तो जीरो भी मार्क कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल वेक्टर वही तो होता है जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। तो रिजल्टेंट, लेकिन इसमें आपको ये भी सोचना है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल वेक्टर है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी की लेंथ क्या आएगी, डबल आएगी, डबल, यानी कि रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी डबल ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर। बट ये क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर ऑफ द टू, मतलब रिजल्टेंट का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी इन दोनों के बराबर है। तो इससे आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये इक्वल वेक्टर की बात नहीं कर रहा है, सवाल फ्रेमिंग में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन वो कमी ऐसी नहीं है कि सवाल नहीं हो सकता, तो आप इस सवाल को चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो कमी क्या रह गई, कमी ये रह गई भाई कि आपको यहां पे अगर वो लिख देता टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर वन ऑफ देम, तो मामला और क्लियर हो जाता, डाउट ही नहीं बचता। लेकिन अब यहां पे हमने आपको बता दिया अगर इक्वल वेक्टर लेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डबल निकलेगा, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसलिए समझने वाले को यहां पे समझ में आ गया होगा कि यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि एक वेक्टर ऐसा है ना, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। ये रिजल्टेंट को अलग कलर से बना देता हूं, ये ऐसा है, और ये वाला मैग्नीट्यूड ये वाले के बराबर है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और रिजल्टेंट भी इनमें से एक, मतलब आइदर ऑफ देम, मतलब दोनों, जब दो इक्वल हैं तो वो तीसरा वाला किसी से भी इक्वल हो जाए, वो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये तीनों इक्वल है। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है, ठीक है। चलिए, तो यार अगर क्लोज ट्राइंगल बन रहा है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक उनका रिजल्टेंट है, ठीक है ना। अगर क्लोज ट्राइंगल बन रहा है इस टाइप से और तीनों के साइड बराबर हैं, तो भाई ये अंदर वाले जो एंगल है सब कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या पूछा है, एंगल बिटवीन देम, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा हुआ है। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, एंड दैट इज द आंसर यार, दैट इज द आंसर, 120 डिग्री आंसर हो गया। क्या बुराई है इसमें, क्लियर है, ये क्लियर है ना। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। नाउ इफ देखो, अब धीरे धीरे वेक्टर निकल गया, काफी कुछ तुमने पढ़ लिया, काफी डिफिकल्टी आई, जब पहली बार किया उसी दिन मॉड्यूल किया होगा, उसी दिन जाके डीपीपी करी होगी, वो डिफिकल्ट लगी होगी। लेकिन अब जैसे जैसे 11-12 क्लास निकल गई हैं, अब आप जब इन क्वेश्चंस को देख रहे होगे आपको जल्दी चमक जाएगा, आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो आसान था, ये कर सकता था मैं। ये बस समझने का फेर है। तो जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। इसलिए भाई घबराओ मत, इसलिए भाई जल्दबाजी में मत आओ कि तुम एक लेक्चर देखे नहीं आया, हाथ पांव फूलने लग गया। अरे अगला लेक्चर करोगे, पिछले के कुछ डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी, दिमाग के अंदर आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी सोचने की, ऑटोमेटिकली पीछे का सामान या जो भी आपका सिलेबस है वो आसान होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स
इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। क्लास में लिया हुआ सवाल है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो a और b के बीच में एंगल क्या होगा? यार ये एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। क्या करना था, याद है क्या करना था? एक कोई रैंडम सोचो वेक्टर a, एक कोई रैंडम सोचो वेक्टर b, और याद करो मैंने बताया था कि ये वाला बन जाएगा आपका a माइनस बी और ये वाला बन जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्लियर है? पैरेललोग्राम पूरा करके। अब किसी एक पैरेललोग्राम में अगर दो डायगोनल के, क्योंकि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये वाला डायगोनल की लेंथ हो गई और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये बड़े वाले डायगोनल की लेंथ हो गई, अगर दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर हो गई तो क्या बन जाएगा वो? वो बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है ना, वो बन जाएगा रेक्टेंगल। मतलब स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो a और b के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? देयरफॉर दिस एंगल बिटवीन देम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, सो आंसर इज 90 डिग्री। और आप चाहो तो प्रॉपर इसका फॉर्मूला लिख के और इसका फॉर्मूला लिख के ओपन करोगे तो भी आंसर 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, चलिए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है, देखो तीन वेक्टर है यहां पे, दिखाता हूं मैं तुम्हें तीन वेक्टर। एक वेक्टर ये रहा भाई OA, एक ये रहा OB और एक ये रहा OC। तीनों को जोड़ना है। ठीक है ना, और तीनों के रेडियस क्या है? R है। मतलब इस सर्कल का रेडियस क्या है? R है। तो तीनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? R ही होंगे। ठीक है, तो एक एक करके वेक्टर लिख देते हैं। मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन x एक्सिस हो गई, मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन y एक्सिस हो गई। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं पता है? मैं ये लिख सकता हूं OA वेक्टर इज इक्वल टू RI कैप। ठीक है, OC वेक्टर इज इक्वल टू RJ कैप। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो OB वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इसके तरफ आएगा ऐसे और एक इसके तरफ आएगा ऐसे, तो कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। सो OB वेक्टर इज इक्वल टू R cos of 45 डिग्री I कैप एंड प्लस R sin of 45 डिग्री J कैप। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब तीनों वेक्टर आ गए, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ये? R बाय रूट टू आई कैप प्लस R बाय रूट टू जे कैप। अब यार तीनों वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में आ चुके हैं, तो अब क्या करना है मुझे तीनों को जोड़ना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। जोड़ दो भाई। तो आई कैप वाला आई कैप से जुड़ जाएगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो OA प्लस OB प्लस OC इज इक्वल टू R प्लस R बाय रूट टू आई कैप। ठीक है, R प्लस R बाय रूट टू आई कैप, फिर R प्लस R बाय रूट टू जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि सब आंसर मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में दिया है। सो क्या हो जाएगा? सो इट विल बी, ध्यान से देखिएगा, इट विल बी, जब एक बात बताओ, जब कोई वेक्टर है, लेट्स से A वेक्टर है, इफ इट इज इक्वल टू लेट्स से x आई कैप प्लस x जे कैप, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो x कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा? x इंटू रूट टू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जब I वाला मैग्नीट्यूड और J वाला मैग्नीट्यूड सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट सीधे मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इस सबका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। वी कैन राइट मैग्नीट्यूड एज R प्लस R बाय रूट टू होल इंटू रूट टू टाइम्स। ठीक है ना, जैसे यहां करके दिखाया वैसे ही इसको लिख सकते हैं। फिर रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? फाइनली हमारा आंसर आएगा R रूट टू प्लस R। ठीक है, यानी कि R कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट टू आएगा। तो ये आंसर हो गया भाई बी वाला हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कभी भी दो या तीन या दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़ना है तो बढ़िया तरीका होता है कि उनको आई जे के फॉर्मेट में ले जाओ, तो तुम बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है ना, एक सिंपल तरीका ये है। एक तरीका और था जो मैं यहां कर सकता था। क्या कर सकता था? कई बच्चों ने किया भी होगा, उन्होंने ये किया होगा, एक सर्कल बनाया, बोले सर ये वेक्टर R था, ये वेक्टर R था, और अगर ये तीसरा वाला वेक्टर एंगल 45 पे था, यानी कि इन दोनों के एकदम बीचों बीच ये भी 45 हो जाएगा,
और ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो भाई आर और आर का जो रिजल्टेंट आना चाहिए था वो भी इधर से ही गुजरना चाहिए था। तो जब इसका आप पैरेललोग्राम बनाएंगे इट विल बी लाइक अ स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है, इस वाले आर के बीच में और इस वाले आर के बीच में एंगल कितना है 90 है, और दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है आर है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, सेम मैग्नीट्यूड और एंगल 90, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर ये वाला आर है, ये वाला आर है, तो ये वाला डायगोनल, रिजल्टेंट डायगोनल कितना हो जाएगा r√2, और ये r√2 और ये जो OB वेक्टर है r, दे आर इन सेम डायरेक्शन क्योंकि एंगल 45 है। तो फाइनली हम दोनों को डायरेक्टली मैग्नीट्यूड में ऐड कर सकते हैं, r√2 प्लस r एंड दैट विल बी r√2 प्लस 1। डायरेक्टली भी कर सकता था, बट जैसा मैंने आपको सिखाया पहले मैं वो मेथड कर रहा हूं कि आप कभी भी अगर दो या दो से अधिक वेक्टर देखें तो कोशिश करें कि उनको उनके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दें, फिर ऐड कर दें, आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए, नाउ दिस इज समथिंग नाइस। चलिए देखते हैं। फिगर शोज थ्री वेक्टर्स PQR वेयर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन बताना है, ठीक है ना। क्या है, देखिए मैं आपके लिए, ये ABC है, C इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, और हमें रिजल्ट बताना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन P, Q एंड R, ठीक है ना। तीन वेक्टर दिए हुए हैं। इस डायग्राम को चाहे तो एक बार मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए। आई जस्ट क्विकली मेक दिस डायग्राम फॉर यू। सो लेट्स से ये वाला आपका वेक्टर हो गया Q, ठीक है, ये वेक्टर आपका लेट्स से Q हो गया, फिर ये वेक्टर आपका लेट्स से हो गया क्या, R वेक्टर हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, और लेट्स से ये वाला वेक्टर जो हो गया आपका P हो गया, ठीक है भाई। चलिए, तो आपको और डायग्राम में क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज योर वेक्टर P, दिस इज योर वेक्टर R एंड दिस इज योर वेक्टर Q, ठीक है। हमें इनके बीच में रिलेशन चाहिए, हमें इनके बीच में रिलेशन चाहिए। चलिए करते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ अच्छा सिखाता हूं, देखिए, ठीक है। हम क्या इस वेक्टर को, ये जो पिंक वाला मैं बना रहा हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस वेक्टर एज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, लिख सकता हूं। आप सब एग्री करेंगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये लिख सकता हूं और मैं जानता हूं कि यार ये पॉइंट C जो है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है ना, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो C है ये AB का मिड पॉइंट है, यानी कि जो भी इस Q माइनस P की वैल्यू आई होगी, अगर हम इस वेक्टर को सिर्फ C तक बनाते तो हमें उस मैग्नीट्यूड को आधा करना होता, यानी कि ये छोटू वेक्टर जो आप देख रहे हो दैट इज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर होल डिवाइड बाय 2। यानी कि हम अगर नाम दे देते हैं, लेट अस गिव द नेम, यहां पे नाम है भी ACB नाम दिया हुआ है, तो A C एंड B। तो भाई मैं कह रहा हूं AC वेक्टर जो है दैट इज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर डिवाइड बाय 2, वेयर एज A से लेकर B तक पूरा वेक्टर A से B तक इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है आपको AC, तो आपको एक और चीज दिख रही होगी, एक और चीज दिख रही होगी मेरी जान, ये P, ये AC और ये R। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कि टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड, यानी कि P वेक्टर प्लस AC वेक्टर should be equal to R वेक्टर, should be equal to R वेक्टर। तो P वेक्टर प्लस AC कितना गया, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू R वेक्टर, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर माइनस P वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, 2R वेक्टर, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ R वेक्टर। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू R वेक्टर, है ना। अच्छा वैसे तो आई थिंक डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दूंगा तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R वेक्टर। क्लियर है? तो क्या है ऑप्शन, आई थिंक ये फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आंसर भाई, ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो गया। देखिए ये मैंने बच्चों वाला तरीका यूज कर लिया, बच्चों वाला। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। अगर 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 कुछ इस प्रकार का आप फिर कभी देखें, अगर आप कुछ इस प्रकार का फिर कभी देखें तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए मैं बनाता हूं,
देखिए भाई, देखिए अगर लेट से दिस इज p, अगर लेट से दिस इज p वेक्टर, लेट से दिस इज q वेक्टर, ठीक है, और लेट से ये r वेक्टर जो है, ये जो r वेक्टर है दैट इज डिवाइडिंग दिस लाइन इनटू लेट से m is to n रेशो, m is to n रेशो, ध्यान से सुनिएगा, m is to n रेशो में अगर तोड़ रहा है, ठीक है, अगर ये लेंथ और ये लेंथ आर इन रेशियो ऑफ m is to n, ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, बचपन में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो यहां वैलिड है, वो यहां वैलिड है। इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल भी देने वाला हूं, वो चैलेंजर क्वेश्चन के अंदर मैं इसी चीज को आपसे पूछूंगा, प्रूव दैट आर वेक्टर विल बी इक्वल टू n टाइम्स p वेक्टर प्लस m टाइम्स q वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है ना, ये चीज मैं आपसे प्रूफ करवाऊंगा वहां पे। अभी एज अ रिजल्ट इसको याद रख लीजिए, अभी एज अ रिजल्ट इसको याद रख लीजिए, ठीक है। क्या करा, अगर इस टाइप की अरेंजमेंट है कि भाई एक q वेक्टर है, एक p वेक्टर है, और बीच में एक थर्ड वेक्टर बनाई जा रही है जो इसको किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में तोड़ती है, तो हम इधर वाला मल्टीप्लाइड बाय p कर सकते हैं, इधर वाला मल्टीप्लाइड बाय q कर सकते हैं, एंड डिवाइड बाय दोनों का m प्लस n कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पिछले प्रॉब्लम में क्या था भाई कि ये C ने इनको इक्वल रेशियो में तोड़ा था, यानी कि 1:1 में तोड़ा था, तो 1 इंटू p इज p वेक्टर प्लस 1 इंटू q इज q वेक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू r वेक्टर, दैट्स इट, आंसर सीधे आ जाता। ओरल क्वेश्चन था ये, ओरल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये सवाल देखिए C13 क्या बोल रहा है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, एक वेक्टर c है, क्या निकालने बोल रहा है, a माइनस 2b प्लस 3c। अरे क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है, चलिए कर देते हैं, a वेक्टर 2i प्लस j, ठीक है, माइनस 2b, तो पहले 2b लिख लेते हैं, तो या तो माइनस 2b लिख लेते हैं, सीधे ऐड कर देंगे, माइनस 2b वेक्टर लिख लेते हैं, तो मतलब मुझे b वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस 2b बनाने के लिए, तो इसमें -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा -6j एंड माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 2k, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद क्या है, 3c वेक्टर, 3c वेक्टर, c वेक्टर कहां भाई, ये रहा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 18j कैप माइनस 6k कैप। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। अब इन तीनों को जोड़ दो तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। तो आई कैप तो भाई सिर्फ पहले वाले में ही था, बी में आई कैप नहीं है, सी में आई कैप नहीं है, सिर्फ ए में था, तो आई कैप तो 2 ही रहेगा। सो फाइनली व्हेन वी ऐड ऑल दीज विल गेट 2 आई कैप। आगे देखते हैं, जे कैप यहाँ 1 है, यहाँ -6 कैप है, और यहाँ पे प्लस 18 है, तो 18 एंड 1 19, 19 माइनस 6 इज 13, सो प्लस 13 जे कैप, ठीक है। और के कैप की बारे में बात करें तो -6 और +2 यानी कि -4 के कैप, ये आ गया आंसर। ऐड करना है बस इनको, ठीक है। तो देखो आंसर कहां है भाई, आंसर ए बी एंड सी, 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना उसमें, हाँ ठीक कर तो दिया, सब कुछ सही तो लग रहा है मुझे, तो आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन, आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन, ठीक है। क्या मैं इसको फिर से करूं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ गलत किया है, ठीक है। तो बी में क्या मल्टीप्लाई किया, -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, सही तो किया है। 3 करेंगे तो ये 18j हो जाएगा और -6k हो जाएगा, ठीक है, सही किया है। ए को एज इट इज रखना था, 2i + j। अब देखो यहाँ पे j कितना हो जाएगा, 18j माइनस 6j इज लाइक 12j, 12j में एक j जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13j, तो 13j तो आना ही चाहिए, 13j एक भी जगह नहीं है। सो वी डोंट हैव एनी राइट आंसर फॉर दिस, जो मैंने निकाला है वही यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, यही राइट आंसर है। चलिए अब a दिया हुआ है ijk, b दिया हुआ है 4i 4j 4k, क्या बोला है, r इज इक्वल टू a प्लस बी, देन एंगल दैट r मेक्स विद a। तो यार देखो बहुत क्लियर कट आंसर इसका, बट मैं फिर भी पूरा कर दे रहा हूं। a वेक्टर को लिखा गया
ए वेक्टर को लिखा गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। बी वेक्टर को लिखा गया 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इनके रिजल्टेंट को लिखा गया, जोड़ के इनको लिखा गया 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके x कंपोनेंट्स के रेशो, y कंपोनेंट के रेशो एंड z कंपोनेंट के रेशो क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है ना। तो यार एक बात बताओ, इसका क्या आ रहा है 1/5, इसका क्या आ रहा है 1/5, इसका क्या आ रहा है 1/5, दैट मीन्स a वेक्टर इज पैरेलल टू r वेक्टर। सो एंगल क्या आएगा, एंगल विल कम एज 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री इज द राइट आंसर, 0 डिग्री इज द राइट आंसर। और आपको दिखना चाहिए कि यार अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो ये, अगर देखो तुम्हें दिखा देता हूं ना मैं, दैट b इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, b इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर में 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर जोड़ोगे तो रिजल्टेंट विल बी a वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, दैट इज 5a वेक्टर। और अगर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5a वेक्टर यानी कि r इज 5 टाइम्स ऑफ a, मतलब अगर इतना बड़ा a है, अगर इतना बड़ा a है तो 5 गुना बड़ा r हो जाएगा, दैट्स इट, एंड दे विल बी इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है, इसीलिए एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, चलिए अब ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं है जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, क्या ये क्वेश्चन एकदम वैसा ही है जैसा अभी आपको मैंने समझाया, बताइए आप। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, क्या बोल रहा है, आर क्यू इज इक्वल टू 2pr, ठीक है, pr, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आर क्यू को अगर, या लेट्स से मैं pr को अगर मैं x मान लेता हूं, pr को मैं x मान लेता हूं तो आर क्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि ये किस रेशो में है, 2:1 में है। किस रेशो में है, 2:1 के रेशो में है। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ c वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, 1 टाइम ऑफ a वेक्टर डिवाइड बाय 2 + 1 इज इक्वल टू b वेक्टर। बस यही हो गया, दैट इज इट, यही करना था। क्या आ जाएगा रिलेशन देखिएगा, सो 2c वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लीजिए, और ये आंसर मुझे दिख रहा है d में, आई एम सीइंग दिस इन d, a है और 2c है और 3b है, यही आंसर है, ठीक है, d इज द आंसर, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम इज इक्वल टू, यानी कि ए और बी के बीच का कॉस थीटा चाहिए। तो यार हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इनको कॉस थीटा चाहिए, यानी कि कॉस थीटा कैसे मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर देंगे और ए के मैग्नीट्यूड से और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए डॉट कर देते हैं, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 6, -3 × 1 -3, 1 × -2 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √4 + 9 + 1 यानी कि √14, √14, इसका अंडर इसके अंदर भी वही है 2 3 1, इसके अंदर भी 2 1 3, यही सेम है, इसका भी अंडर आप निकालेंगे तो √14 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। सो इसका भी आंसर आ जाएगा √14। क्लियर है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/14, सो दैट इज द आंसर, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, 2 birds are flying in sky, दोनों की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, और क्या बोला गया है, देन एट व्हाट टाइम देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वाह वाह वाह, नाइस क्वेश्चन। v1 वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3t j कैप दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। v2 दिया हुआ है -3i कैप प्लस 4t j कैप दिया हुआ है। अगर इन दोनों वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना है तो v वेक्टर डॉट v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर हैज टू बिकम 0 यार,
है ना, डॉट प्रोडक्ट को 0 होना पड़ेगा। तो क्या आएगा V1, चलो कर देते हैं डॉट, तो I वाला I से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू -3 दैट विल बी -12, और J वाला J से होगा तो 3T इंटू 4T दैट विल बी प्लस 12T स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर T स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड T इज इक्वल टू 1। तो 1 सेकेंड इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड बाद इनकी वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। अगला सवाल, एक बार पानी पी लेता हूं भाई। अगला सवाल देखिए, आइए, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और ऑप्शन देख के क्लियरली पता चल रहा है सिर्फ प्रोजेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है ना, ए ऑन बी। तो ये लेट से ए वेक्टर है, ये लेट से बी वेक्टर है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। मुझे क्या चाहिए, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन, यानी कि ये वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। आई वॉन्ट दिस, सो आई वॉन्ट बेसिकली ए कॉस थीटा। मुझे क्या चाहिए, ए कॉस थीटा। कैसे मिलेगा? सो ए कॉस थीटा विल बी ऑब्टेन्ड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी। बस इतना कर दो। तो मुझे अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी क्या है, ये है, तो बी का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं पहले। बी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो दैट इज ऑफ रूट 26। ये आपके बी का मैग्नीट्यूड हो गया। सो दिस इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, है ना। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट भी करना है, सो चलिए डॉट करेंगे। सो ए डॉट बी, आई एम राइटिंग जस्ट हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, तो 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, 3 का +3 से होगा तो +9 आ जाएगा, उसके बाद -1 का +4 से होगा तो -4 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड यानी कि रूट ऑफ 26 करना पड़ेगा। क्या आंसर आ रहा है देखिए, 9 में से 6 चला गया, 3 बचेगा, नीचे डिवाइड में रूट 26 बचेगा। सो 3/√26 इज द आंसर। कहाँ है, बी ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो ये आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, बी 3/√26। क्लियर है? अच्छा, एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू दिस डिस्टेंस, ठीक है ना, वो वेक्टर दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है, हिंट भी दे दी, F.S कर लो। यानी कि इस सवाल में D12 में F दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, 2i कैप माइनस 3j कैप। क्लियर है? क्लियर है। और क्या बोला है, वर्क डन बताओ, जो कि क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। डॉट कर दो, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -3 -6, आंसर क्या आ गया, -2 जूल्स। ठीक है, ऐसा यूनिट में था सब कुछ, तो इसलिए आंसर जूल्स में आएगा, तो -2 जूल इज द आंसर। ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट। ठीक है भाई, चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट के ई सेक्शन पे आ चुके हैं। क्या बोल रहा है, ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, देन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी से बोथ परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या निकालना है मुझे, सो आई नीड टू फाइंड आउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चाहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, चाहे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालो, दोनों ही केसेस में दैट विल कम परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मैंने सॉल्व नहीं किया अभी, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें और वो कोई भी ऑप्शन मैच ना करे। क्यों मैच ना करे सर, क्यों ना करे बेटा? इसलिए ना करे कि उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए और बी से परपेंडिकुलर हो। तो हो सकता है ए क्रॉस बी करके जो आंसर आएगा उससे हम यूनिट वेक्टर निकाल लें, उसमें फिर कोई रैंडम कोई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी तो परपेंडिकुलर ही होगा। बात परपेंडिकुलर की है, बात कितना बड़ा परपेंडिकुलर है इसकी नहीं है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो मैग्नीट्यूड आएगा हो सकता है वो सेम मैग्नीट्यूड आपको ऑप्शन में मिले ही ना, तो डरना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऐसा मैं सिर्फ गेस कर रहा हूं कि शायद इस क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी करता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए, डिटरमिनेंट बनाया, आई कैप जे कैप के कैप, ए कितना है 1 2 और -1, 1 2 -1, ठीक है। और बी में क्या है देखिए 2 3 और 4, तो ये आ गया 2 3 और 4। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो आई कैप क्या आ जाएगा 2 × 4 8, 8 माइनस ऑफ -3 यानी कि 11, ठीक है। उसके बाद माइनस जे कैप क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप के अंदर क्या आ जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। और लास्ट में के कैप क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा 3 - 4 यानी कि -1। तो यार मेरा वेक्टर जो आया ए क्रॉस बी करके, मैं वो यहां लिख दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए, यहां लिख दे रहा हूं भाई। क्या आ गया, ये आ गया 11 आई कैप -6 जे कैप के कैप, ये आ गया। क्या ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है? तो देख लेते हैं, हाँ ये दिख रहा है या नहीं, देख लेते हैं। हाँ ये तो पूरा पूरा दिख रहा है, तो बहुत आसानी से हम बच गए। बट ये चाहते तो क्या कर सकते थे पता है, ये चाहते तो क्या कर सकते थे, ये हमें थोड़ा नचा सकते थे कि ये वेक्टर निकालने के बाद ये हमको आंसर देते, ये लेट्स से हमको आंसर देते 2/3 मल्टीप्लाई कर देते 11 आई कैप -6 जे कैप के कैप में अगर 2/3 मल्टीप्लाई भी कर देते तो क्या बदलता, मैग्नीट्यूड बदलता, डायरेक्शन नहीं बदलता, वो अभी भी ए और बी के परपेंडिकुलर रहता। तो ऐसा कुछ मॉडिफाई कर देता जो दिखता ही नहीं, तो क्वेश्चन और ट्रिकी या डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए, अगला ए वेक्टर दिया हुआ है, अगला देखिए एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, और क्या बोल रहे हैं, देन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द यूनिट वेक्टर के बारे में, रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, और क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, देन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा, ए के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं, और पैरेलल टू ए पूछ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू बी पूछ रहे हैं, पैरेलल टू ए पूछ रहे हैं। चलिए, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए चलिए इसको क्वेश्चन को आगे बना लेते हैं। ए वेक्टर को लिख लेते हैं, कितना, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी कितना दिया हुआ है आई जे के, ठीक है ना, प्लस के कैप। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चलिए अब देखिए ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर टू ए। अब यार एक बात बताओ, ए से परपेंडिकुलर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ए से परपेंडिकुलर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये एक यूनिट वेक्टर बोल रहा है जो ए से परपेंडिकुलर हो, यार कितने कैसे, बहुत सारा बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, कैसे निकालेंगे? देखो मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो समझो बात को, ऐसे समझो कि ये हो सकता है पॉसिबल कि ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा लेट से आपका बी वेक्टर, और ए से परपेंडिकुलर में आप आउट ऑफ द प्लेन भी एक यूनिट वेक्टर सोच सकते हो, और इस प्लेन में भी एक यूनिट वेक्टर सोच सकते हो, एक इधर भी सोच सकते हो, है ना, n1 कैप n2 कैप, और ये लेट से ऊपर प्लेन के ऊपर n3 कैप, और ये इनटू द प्लेन n4 कैप। ये चार आपके यूनिट वेक्टर बन सकते हैं ए से। तो आप किसको लोगे, क्या करोगे, क्रॉस करोगे, कैसे निकालोगे? तो यार जब ऐसा सवाल आए तो बढ़िया तरीका ये है कि आप इस वेक्टर को ए के साथ डॉट करके देख लो, अगर वो 0 आ रहा है डॉट यानी कि यस इट इज परपेंडिकुलर टू ए, और मैग्नीट्यूड चेक कर लो। देखो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 और √2, और √2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये यूनिट वेक्टर। अब इसको डॉट करके देख लेते हैं, ए से डॉट करते हैं, जे और के का ही टर्म बनेगा, आई तो इसमें है नहीं, आई इसमें रहेगा, तो आई का कुछ भी नहीं आएगा, आई हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, यहां 1 है, यहां -1/√2 है, तो ए वेक्टर डॉट ये करेंगे, अगर हम -j कैप प्लस के कैप बाय √2 करेंगे तो क्या आएगा, -1/√2 एंड +1/√2 आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट -1/√2 प्लस 1/√2 विल बी 0। हम कह सकते हैं कि यस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। कोई दिक्कत, बहुत आसानी से बोल सकते हैं। पैरेलल टू ए,
पैरेलल टू ए में देखो जो ए वेक्टर है ये वैसा ही हूबहू है, बस एक 1/√6 मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी कि मैग्नीट्यूड से छेड़खानी करी गई है, डायरेक्शन को नहीं छुआ गया है। तो यस इट इज पैरेलल टू ए। बट क्या ये यूनिट वेक्टर है वो भी चेक कर लो। तो ये देखो जो न्यूमरेटर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा √6 और √6 से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि यस इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये भी करेक्ट है। परपेंडिकुलर टू बी चेक कर लो, परपेंडिकुलर टू बी चेक किया तो वो भी करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि इसको जब डॉट करोगे तो जे यहाँ पे 1 है तो ये -1/√2 आएगा, के यहाँ 1 है तो +1/√2 आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। आई कैन सी क्लियरली टिल नाउ, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट देखो आप, ये गलत हो रही है। क्यों? क्योंकि यार ए से पैरेलल चाहिए तो यार डायरेक्शन वाइज तो हमें ए दिखना चाहिए ना, ए दिख ही नहीं रहा उसके अंदर। अब बात को समझ रहे हो? अगर आप रेशियो लोगे 2 डिवाइड बाय 1/√3, सो 2 डिवाइड बाय 1/√3 विल बी 2√3, ठीक है ना। उसके बाद 1 डिवाइड बाय 1/√3 दैट विल बी √3, ठीक है। एंड फिर 1 डिवाइड बाय 1/√3 विल अगेन बी √3, और ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये वेक्टर जो है, ये यूनिट वेक्टर जो है वो ए के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। चलिए E13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। क्या बोला है? एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी का रेशो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ए का क्या आएगा 5 आएगा, इसका निकालोगे बी का क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो ए बाय बी 1/2 होगा, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए क्रॉस बी, अच्छा एक और चीज देखो, अगर हम रेशो निकाल लें, जैसे यहाँ आई बाय, यहाँ पे देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, बी ए सिंपली ट्वाइस ऑफ ए, बी ए सिंपली बी वेक्टर इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि बी और ए पैरेलल होंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, 3 से 6 मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। 32 और 18 कितना होता है? 32 18 होता है 50, है ना। तो 6 × 3 इज इक्वल टू 18, और 8 × 4 इज 32, 8 × 4 इज 32, ठीक है। ऐड करो इनको, क्या आएगा 50 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट 50 आना चाहिए, यहां तो 48 लिखा हुआ है, तो ये हो गया गलत। इसने पूछा है विच वन इज नॉट ट्रू, तो सी शुड बी द आंसर, और ए का मैग्नीट्यूड तो 5 है ही सही, चेक कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। E1 E2 दो वेक्टर हैं, आर 2 यूनिट वेक्टर। अच्छा दोनों यूनिट वेक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, और एंगल इनके बीच में कितना है? थीटा है, ठीक है। तो साइन θ/2 की वैल्यू जानना चाह रहे हैं, साइन θ/2 की वैल्यू जानना चाह रहे हैं, कितनी होगी? चलिए देखते हैं। एक यूनिट वेक्टर क्या बोल दिया इसको? E1 बोल दिया, E1 वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर क्या बोल दिया इसको? E2 वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है, थीटा है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? साइन θ/2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए साइन θ/2 कैसे मिलेगा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो उससे ये कह रहे हैं कि साइन θ/2 मिलना चाहिए। चलिए एक बात समझिए, एक बात समझिए, अगर मुझे ये साइड निकालनी है, अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो क्या आएगा? एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, क्या हम इस साइड को लिख सकते हैं? विल दिस साइड बी इक्वल टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड विल बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 2 टाइम्स 1 × 1 दैट विल बी 1 ओनली, तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। क्या ये आएगा? क्या ये आएगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा। क्या ये आएगा? दैट विल बी इक्वल टू इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अंडर रूट के अंदर 2 को कॉमन ले लूं और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ध्यान से देखो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि मैं 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस होल थिंग इक्वल टू, आई कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा, जो भी यहाँ 2 थीटा था यहाँ थीटा हो गया, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ पे θ/2 हो जाता। आई कुड हैव रिटन इट एज 2 × साइन ऑफ स्क्वायर θ/2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूं, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं लिख लूंगा 2 × साइन स्क्वायर θ/2। क्या बात समझ में आ रही है?
इससे क्या होगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो मुझे क्या दिख गया, मुझे दिख गया कि E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर का जो मॉड है दैट विल बी 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2, और मुझे साइन थीटा बाय 2 चाहिए था तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। सो फाइनली आंसर विल बी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 माइनस E2। क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बलून्स आर मूविंग इन एयर, ये एक वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है, देन एट व्हाट टी बलून्स विल मूव पैरेलल टू ईच अदर। यार यहां हमें पैरेलल करना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी जीरो, या फिर V1 को लिख लेता हूं पहले 2t i कैप प्लस t माइनस 2 j कैप, ठीक है, और V2 को लिख लेता हूं t माइनस 4 i कैप प्लस टी जे कैप, ठीक है। तो एक बात हम और भी कर सकते हैं, अगर इन दोनों को पैरेलल होना है तो इनके x कंपोनेंट्स का रेशियो और y कंपोनेंट का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि 2t डिवाइड बाय t माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू t माइनस 2 डिवाइड बाय t, ठीक है ना, यही है ना, t माइनस 2 और इधर t और इधर 2t और इधर t माइनस 4, ठीक है। चलिए इतना आ गया, क्लियर है? क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 2 इंटू टी माइनस 4। ओपन करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 और इधर आ जाएगा 2t स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक है सिंपल, तो क्या है, टी स्क्वायर माइनस प्लस 6t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स आएंगे, लेट्स कॉल इट एज अल्फा बीटा, क्या लिख लेंगे, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a एंड c, a 1 है और c 8 है और -8 है, तो यहां पे -8 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज 2 into 1, ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 32 प्लस 36 विल बी 68, राइट करेक्ट, दैट डिवाइड बाय 2। चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 17 इंटू 4 इज इक्वल टू 68 होता है, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 17 आ गया, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं ये लोग कि ये कब पैरेलल चलेंगे, तो आई नीड सम टाइम दैट इज पॉजिटिव, तो रूट 17 ये हमेशा 4 से बड़ा होगा, तो -3 माइनस रूट 17 नहीं ले सकते, सो आंसर विल बी -3 प्लस रूट 17, सिर्फ ये आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक कोई भी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट नहीं है, ये आंसर दिया होगा बुक में, बट इसके अंदर करेक्शन मेंटेन करिए, क्या करना है, -3 प्लस रूट 17 को आंसर मार्क करना है, -3 माइनस रूट 17 आंसर नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, क्या बोल रहे हैं, एक पैरेललोग्राम में AC वेक्टर दिया हुआ है, ये बड़ा वाला वेक्टर AC दिया हुआ है और ये बड़ा वाला वेक्टर क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, ठीक है, और देन BC इज इक्वल टू B से C, ये वाला वेक्टर पूछ रहे हैं, ठीक है। अरे यार थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये ब्लू वाला जो मैंने बनाया, और दूसरे कलर से बनाता हूं, रुको, ये वाला जो मैंने बनाया, क्या इसको पॉइंट को मैं O बोल देता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं BO वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, अरे भाई साहब, BD वेक्टर, ये बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकता हूं, और OC वेक्टर, O से C वाला वेक्टर, क्या मैं OC वेक्टर को बोल सकता हूं हाफ ऑफ AC वेक्टर, बिल्कुल बोल सकता हूं। और अगर आपको दिख रहा होगा, अगर मुझे BC चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं कि BC वेक्टर इज इक्वल टू BO वेक्टर प्लस OC वेक्टर, लिख सकता हूं BO प्लस OC लिख सकता हूं, तो ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा BD वेक्टर प्लस AC वेक्टर। जोड़ना है मुझे, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, BD और AC को जोड़ना है, एक से एक जुड़ा 2, एक से एक जुड़ा 2 आई कैप, बेटा -3 से प्लस 2 जुड़ा -j कैप, ठीक है, और बेटा K से 4K जुड़ा तो +5K कैप। चलिए ये आ गया, तो ये आंसर ढूंढ ले भाई,
ये आंसर ढूंढ ले, 2 से डिवाइड कर ही देता हूं, आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 5/2 के कैप, ये आंसर आना चाहिए। ये आई कैन सी दिस इज द आंसर, बी वाला आंसर है भाई आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल हैं ये और ये। एक बात याद कर लो, एरिया ऑफ ध्यान से सुनना इसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताया था मैंने कि अगर लेट से ए वेक्टर और ये बी वेक्टर पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके साथ एक बात और जोड़ ले मेरी जान, एक बात और जोड़ ले, अगर डायगोनल दिया हुआ लेट से d1 वेक्टर और लेट से d2 वेक्टर, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर, ठीक है ना, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर, ठीक है। कैसे सर, देख मैं तो प्रूफ कर देता हूं कि भाई देख, अगर तू ये लेगा दैट इज हाफ ऑफ d2, अगर तू ये लेगा दैट इज हाफ ऑफ d1, अगर तू इसका क्रॉस करके 1/2 करेगा, यानी कि देख d1 वेक्टर बाय 2 क्रॉस d2 वेक्टर बाय 2 को अगर क्रॉस करके मॉड लेके एक हाफ लगा देगा तो क्या आएगा, तो तेरा इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। ऐसे ही तू जब अब इसी में देख, अगर एक बार इसका आएगा फिर एक बार इसका आएगा फिर एक बार इसका आएगा फिर एक बार इसका आएगा, तो इसमें तू मल्टीप्लाई अगर 4 कर देगा तो क्या आ जाएगा आंसर, देख ये 2 आ जाएगा, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो टोटल इसका एरिया आएगा d1 क्रॉस d2 बाय 2, ठीक है ना। तो वो यहां मैंने लिख दिया है। तो अपने को करना क्या है, अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और डायगोनल दिए हुए हैं तो क्रॉस करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है ना। चलिए क्रॉस कर देंगे इसको, आई जे के, पहले में क्या है बताओ, 1 1 माइनस 2, दूसरे में क्या है बताओ, 1 माइनस 3 4, करो भाई क्रॉस करो, क्या आएगा, तो आई कैप के साथ आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, चलिए माइनस जे कैप के साथ क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6, ठीक है। उसके बाद प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा -3 -1 -4, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड लिखना है, सो इसको एक बार लिख लेता हूं अच्छे से, -2 आई कैप -6 जे कैप -4 के कैप। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लिख देता हूं मैं यहां पे, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 -6 का 36 -4 का 16, कितना आ गया भाई ये, रूट ऑफ 56 आ गया, रूट ऑफ 56। और मैं क्या बोला था, आपको हाफ करना है उसके मैग्नीट्यूड का, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर शुड बी रूट ऑफ 56 डिवाइड बाय 2। इसको क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 8, या फिर कह सकता हूं 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा रूट ऑफ 14, रूट ऑफ 14, रूट ऑफ 14 इज द आंसर, दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। क्या बात समझ में आई, रूट ऑफ 14 इज द आंसर। क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है भाई। सो दैट्स ऑल, ये सारे डाउट्स है आपके सेक्शन 1 में, तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहो और जो भी आगे के डाउट्स आएंगे विल कीप क्लियरिंग इट। कुछ भी अगर समझ नहीं आया है उसको रिपीट में देखो भाई एक बार, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर।